नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि दरअसल जो सीसैट है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपकी जो परीक्षा यूपीपीसीएस की होती है, उसमें जो सेकंड पेपर होता है वो क्या होता है? सीसैट का होता है। और सीसैट को पास करना क्या होता है? आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। हालांकि इसमें मिनिमम मार्क्स को यानी कि 33% अंकों को आपको लाना होता है। बावजूद इसके स्टूडेंट्स ये जो है इस पेपर में फेल हो जाते हैं, इस पेपर को जो है जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कारण इसका यह है कि दरअसल वो इसे अंतिम समय में तैयार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इसके सभी ईयर्स के पीवाईक्यूज को कर लेना है और आज से हम लोग इसके पीवाईक्यूज को करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज करते समय जहां पर लगेगा कि यहां पर व्याख्या करनी जरूरी है, वहां पर हम लोग व्याख्या कर लेंगे। जहां लगेगा नहीं है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, उसको हम आसानी से समझ के निकल जाएंगे आगे, क्योंकि अगर डिटेलिंग में करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ओके, तो आप लोग जो है आज से इस सीसैट की सीरीज को करिएगा। संभवतः इसे हम संडे टू संडे इसको रिलीज करेंगे और जो है 1 महीने के बाद हफ्ते में 2 इसका जो है आपकी सीरीज आपके पास आएगी। एक बात मैं यहां पर महत्वपूर्ण बता दूं कि जो आज 2012 का पेपर आपको कराया जाएगा, 2012 के पेपर को या किसी वर्ष के पेपर को सीसैट को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट जो रहेगा उसमें आपका कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज रहेगी। इसमें आपका रीजनिंग और मैथ का सेक्शन नहीं रहेगा। रीजनिंग और मैथ का सेक्शन यानी कि पार्ट सेकंड जो होगा हर वर्ष का, वो शिवम सर कराएंगे और वैसे भी वो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता उसमें होती है, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस के माध्यम से उसको करिएगा, उसको शिवम सर कराएंगे। बाकी का रीजनिंग और मैथ का सेक्शन छोड़ दें तो बाकी का सेक्शन मेरे द्वारा आपको जो है कराया जाएगा। ठीक है, तो आज से हम लोग सीसैट को करेंगे और बिना देरी के हम लोग इस जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है सीरीज को देखिएगा और मैं फिर से कह दे रहा हूं कि सीसैट को हल्के में मत लीजिए। अभी भी चूंकि अक्टूबर माह में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, तो ऐसे में सीसैट को अगर आप लोग आधे घंटे भी अगर डेली देखेंगे, पीवाईक्यूज को अगर लगाते रहेंगे 2012 से, तो आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा। कोई इतना बहुत दिक्कत नहीं है। और सीसैट पर ऑलरेडी हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिए कि दरअसल सीसैट को कैसे क्वालिफाई करें, क्या कुछ उसमें तरीके होने चाहिए। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, वर्ष 2012 का पीवाईक्यूज है। ठीक है, और हम लोग पीवाईक्यूज को स्टार्ट करें उसके पहले आपके सीसैट के सिलेबस में एक पोर्शन है कम्युनिकेशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रेषण बोलते हैं। तो संप्रेषण में एक छोटी सी चीज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है संप्रेषण? ठीक है, देखो संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन बोलते हैं। दरअसल ये जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है और कितने टाइप की होती है, एक बार थोड़ा सा इसको हम समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है फिर आगे इस पे वर्क करेंगे। कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, जैसे कि इसमें 2 चीजें होती हैं। संप्रेषण में क्या होगा? 2 चीजें होंगी। देखो, कम्युनिकेशन में क्या होगा? 2 चीजें होंगी। कम्युनिकेशन एक क्या होगा? एक होगा आपका प्रेषक। क्या? प्रेषक। ठीक, और एक होगा ग्रहीता, या इसको श्रोता भी बोल सकते हैं। इसको आप ग्रहीता भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रहीता, या इसको आप बोल सकते हैं क्या? श्रोता। ठीक है, यानी कि बातचीत में 2 ही लोग तो होंगे अगर हम कॉमन सेंस की बात करते हैं। यानी कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया, यानी कि मी क्या हो गया? प्रेषक हो गया। मैं बोल रहा हूं, अगर कोई मेरी बात को सुन पा रहा है, मतलब सुन रहा है, समझ रहा है उसको, तो वो हो जाएगा ग्रहीता, अर्थात वो श्रोता, यानी कि सुनने वाला श्रोता। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है दरअसल जो है टू वे होता है, यानी कि जो है सामने कोई बोलेगा और अगला जो है उसको सुनेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन दरअसल यही होता है, यानी कि प्रेषक जो बोलेगा, सामने वाला उसकी बात को सुनेगा, यानी कि उसको ग्रहीता कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हालांकि इसको हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। एक दिन कम्युनिकेशन पर क्लास अलग से ले ली जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग को चीजें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। फिलहाल हम थोड़ा सा बेसिक आज देख रहे हैं, तो मैंने कहा एक बार हल्का सा आपको समझा दे कम्युनिकेशन, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज। अब देखो, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण दरअसल 3 टाइप का होता है। एक क्या होता है? जो इसका पहला टाइप होता है वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। क्या? इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या? इंटरपर्सनल
कम्युनिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ये भी कम्युनिकेशन। और ये जो तीसरा होता है वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन का, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक, ग्रुप कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये दरअसल परिधि में एक ही व्यक्ति होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं शांत बैठा और मैं योग कर रहा हूं, मेरा कम्युनिकेशन मेरे से हो रहा है, मैं अपने आप से अंतर्ध्यान कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, प्राणायाम कर रहा हूं, योग कर रहा हूं, मैं अपने से ही एक तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं। दैट्स कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं। अंतरावैयक्तिक जो है इसको संप्रेषण बोलते हैं। क्या? अंतरावैयक्तिक संप्रेषण इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें व्यक्ति स्वयं परिधि में होता है और इसमें और कोई नहीं होता है। दूसरा इसमें होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं अंतरवैयक्तिक जो है संप्रेषण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दरअसल दो लोग होंगे, एक होगा प्रेषक और दूसरा क्या होगा, श्रोता होगा या ग्रहीता होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बैठा हूं चेयर पर, सामने कोई एक व्यक्ति बैठा है, मैं उसको कुछ समझा रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, वो सुन पा रहा है, तो मैं प्रेषक हो गया, वो सुन रहा है, वो श्रोता हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि अंतरवैयक्तिक कौशल संप्रेषण। और जो तीसरा होता है वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हो, ग्रुप यानी कि इसमें दो या दो से अधिक लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, बेसिकली दो से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें हालांकि बैरियर्स बहुत सारे होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वॉइस की प्रॉब्लम और अनदर प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर, तो ये तीन चीजें हो गई संप्रेषण। संप्रेषण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और संप्रेषण वाले सेक्शन को आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं, बढ़िया आपको मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा संप्रेषण का जो है बेसिक था, इसके अलावा हम लोग अलग से जब क्लास लेंगे तो इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यूज के ऊपर कि पीवाईक्यूज दरअसल क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। कथन ए दिया गया है कि बीजों को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होगा। अब आप लोग बताइए, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कूटों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए गलत है किंतु आर सही है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप इसको समझेंगे सही तरीके से तो आप पाएंगे कि इसका उत्तर डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए सही है। यानी कि बीजों को बोने से पहले अगर आप फफूंद रोधी में भिगो देते हैं तो क्या होगा, अच्छा माना जाएगा, और उसके बाद क्या होगी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी बेहतर होगी। लेकिन कारण क्या दिया है, कारण दिया है कि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, अगर आप फफूंद रोधी में बीजों को नहीं भी भिगोएंगे तो भी उसमें अंकुरण होगा। फफूंद रोधी में भिगो देंगे तो क्या होगा, वो सेफ हो जाएगी, उसमें जो है कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो इसलिए ए क्या है, सही है, और आर क्या है आपका, गलत है, ठीक है। समझ में आ गई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि विद्यार्थी अपने, कथन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पहला है विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी होती है उनके भीतर, या फिर ऑप्शन दो है इसमें, यानी कि दो कथन है। निष्कर्ष क्या है, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। तीसरा क्या है, विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। ठीक, तीन हो गया। अब इन निष्कर्षों में से आपको चूज करना है। पहला, केवल एक सही है, सॉरी केवल एक कथन में निहित है, यानी कि केवल एक क्या है, केवल एक कथन में निहित है ये वाला, यानी कि ठीक, या फिर एक और दो दोनों, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों ही कथन में निहित है, ये होगा, या फिर एक और तीन कथन में निहित है, या फिर एक दो तीन तीनों ही कथन में निहित हैं। तो अगर आप इसको सही ढंग से समझेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी कि एक और दो, यानी कि एक और दो, यानी कि विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं, इसलिए विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरा, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए भी कथन सही हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, वो आइडियल होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के टीचर। अब तीसरा क्या था इसमें कि विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है, ये कारण मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि एक और दो कथन में निहित हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे आप क्लास ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है
क्या होगा, एक तरीके से क्या कहते हैं, हमारा आपका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो बेहतर होगा। दूसरा, आप कहीं ना कहीं टीचर्स को अपने आदर्श भी मानते होगे, तो इसीलिए जो है ये वाला कथन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कथन निहित है 1 और 2 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, संप्रेषण में KISS यानी कि किसका नियम प्रयुक्त होता है, किसमें, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि त्योरी चढ़ाना है, भाव जो ऊपर चढ़ा देते हो आप एकदम से गुस्से में, वो उसका क्या कारण है, मतलब क्यों व्यक्त किया जाता है। तो ऊब में व्यक्त किया जाता है वो, या फिर अधीरता में, या फिर अविश्वास में, या फिर चिढ़ में होता है। सिंपल सी बात है, त्योरी आप किसी के ऊपर तभी चढ़ाते हो जब आपको चिढ़ उत्पन्न होती है, चिढ़ पैदा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है। तो अंतर्वैयक्तिक भूमिका के अंतर्गत दरअसल मालिक नहीं आएगा, डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। बाकी नेता, संपर्क, नाममात्र का अध्यक्ष दरअसल अंतर्वैयक्तिक भूमिका में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, जहां समझाने वाला होगा समझा देंगे, जहां नॉर्मल होगा उसको हम लोग देख के निकल जाएंगे। बस आप क्वेश्चन को याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले सेम क्वेश्चन, इसलिए याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत के रूप में जाना जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्या आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, एकाग्रता, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या कहते हैं, होगी कब, जब आगे झुकने का धनात्मक वैयक्तिक संकेत होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं, और ये कब होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप मेरे लेक्चर को एकाग्रता के साथ तब सुनेंगे, यानी कि आपके भीतर धनात्मक अंतर्वैयक्तिक तब आएगा जब आप मेरी बातों में इंटरेस्ट लोगे। इंटरेस्ट लोगे तो आपको क्या होगा, इंटरेस्ट लेने के बाद जो है आप फिर एकाग्र हो जाओगे, यानी कि फिर आप क्या हो जाओगे, कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हो जाओगे। अगर आप मेरे लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं रखोगे तो सिंपल सी बात है, आप एकाग्र हो ही नहीं पाओगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका दिमाग कहीं और रहेगा। तो इसलिए जब किसी चीज में इंटरेस्ट आता है तो क्या कहते हैं, इसमें धनात्मक जो है अंतर्वैयक्तिक होता है, झुकने, आगे झुकने का धनात्मक जो है वैयक्तिक संकेत इसमें निहित होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें एकाग्रता। इंटरेस्ट नहीं है तो एकाग्रता नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है, यानी कि जो क्या कहते हैं श्रोता है उसकी कमजोरी क्या है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ए और बी में कम्युनिकेशन हो रहा है। ए कौन है, प्रेषक है, ठीक है, जो बात बोल रहा है, और बी का गया है, बी है क्या है, श्रोता है, या इसको हमने क्या बताया था, इसको ग्रहीता भी बोलते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है, यानी कि इसकी कमजोरी, जो सुनने वाला है इसकी वीकनेस क्या है, अस्पष्टता, शब्दाडंबर, या समय, या पूर्वाग्रह। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जब कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रेषक बोल रहा है, बी वाला श्रोता यानी सुन रहा है, तो इसकी वीकनेस क्या होगी, पूर्वाग्रह होगी। यानी कि इसमें कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस तब होगा जब बी में क्या होगा, पूर्वाग्रह होगा। क्या होगा, पूर्वाग्रह। अगर इसके भीतर पूर्वाग्रह है तो ये प्रेषक की बात को सही से समझेगा ही नहीं, उसकी बातें समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से पूर्वाग्रसित हैं, ठीक है, कि हृदय शब्द तो क्लास ले ही नहीं पाते हैं, कई बार क्या कहते हैं आपके दिमाग में आ जाए कि सर तो ऐसा पढ़ाते हैं, वैसा पढ़ाते हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हो। मैं कितना ही फिर आपको अच्छा क्यों नहीं लेक्चर डिलीवर करूंगा, आपको मेरा कम्युनिकेशन समझ में आएगा ही नहीं, यानी कि आप कम्युनिकेट मुझसे कर ही नहीं पाओगे, या किसी के साथ भी। ठीक है, आप कहीं किसी विवाद में गए हो, किसी कोई विवाद हो रहा है, वहां पर सामने 1 to 1 आप बैठे हो, सामने आप बैठे हो, और आपके दिमाग में है कि सामने वाला व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है, सही नहीं बोलता है, आपके दिमाग में कैसा पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हो गए हो, तो वो सामने वाला कितना ही अच्छी बात आपको बोलेगा, आप उसकी बात को नहीं सुनोगे, इग्नोर कर दोगे। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होना क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है कम्युनिकेशन में। वही आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में गृहीता की कमजोरी है।
ठीक है, ये हो गया। ये किसकी कमजोरी है? पूर्वाग्रह। ये है ग्राही की कमजोरी है, ठीक है, पूर्वाग्रह। और जो ये अस्पष्टता, शब्दाडंबर और समय है, ये दरअसल किसकी कमजोरी है? ये प्रेषक की कमजोरी मानी जाती है। यानी कि जो बोलने वाला है, अगर उसके शब्दों में यानी कि अस्पष्टता है, सही से बोल नहीं पा रहा है, शब्द में शब्द उसके पास नहीं ज्यादा है, टाइम का इश्यूज उसके पास हो रहा है, तो वो चीजों को सही ढंग से डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो तीन जो स्टार्टिंग के हैं एबीसी, ये प्रेषक की कमजोरी है, और डी वाला पूर्वाग्रह जो है ग्राही की कमजोरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट है अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल पूछता है ना। अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती हैं। यह क्या है? कथन है। कारण क्या है? इसका कारण है कि ऐसी भूमिकाएं अधिकार और संस्कृति को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टेटस बोलते हैं, से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती हैं। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित कूटों में से अपना सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, कथन और कारण देख लिया आपने, चूज करना है राइट आंसर। ऑप्शंस क्या है आपके सामने? ऑप्शंस है आपका ए वाला कि ए और आर दोनों सही है, यानी कि ये वाला कथन भी सही है, और बी वाला यानी कि अंतरवैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतरवैयक्तिक संबंधों पर केंद्रित होती है। ये बात एकदम कथन एकदम सही है। अब रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? रीजन है कि ऐसी भूमिकाएं दरअसल अधिकार, ठीक है, और स्टेटस से प्रत्यक्षतः जुड़ी होती हैं। तो मेरे अनुसार ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ज्यादा हमें आगे पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, यही वाला हम क्या कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, राइट हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तदनुभूतिपरक श्रवण की विशेषता नहीं है? किसकी? तदनुभूतिपरक श्रवण। ठीक है, इसकी विशेषता पूछा कि कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, या फिर बी ऑप्शन मूल्यांकन परक होना, यानी कि सामने वाले की एनालिसिस करना, या फिर देह भाषा का प्रेक्षण करना, या संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं को दोनों पर ध्यान केंद्रित करना। आपको बताना कि तदनुभूतिपरक जो श्रवण की विशेषता है वो कौन सी नहीं है। तो तदनुभूतिपरक श्रवण जो होता है उसकी विशेषताओं में अगर हम गौर करेंगे तो उसकी विशेषताओं में दरअसल मूल्यांकन परक का होना सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, जबकि तदनुभूतिपरक श्रवण की विशेषताओं के अंतर्गत आपका ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना होता है, देह भाषा का प्रेक्षण करना होता है, और संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं को दोनों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो तदनुभूतिपरक श्रवण की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, इसका एक अलग से नोट्स आप पॉइंट फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको टिक लगाना है, ठीक है, कि कौन सा सूची, मतलब जो सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में क्या है? संप्रेषण की बाधाएं, यानी कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, उन बैरियर्स के बारे में दिया गया है, और यहां पर जो बाधाएं होती हैं उसके प्रकार दिए गए हैं कि कौन से टाइप्स के प्रकार हैं, सामने आपको इसमें मैच करना है। तो अगर आप देखेंगे इस पूरे को तो ए वाला जो ऑप्शन है, यानी कि जो शब्द भंडार है, ये ए वाला दरअसल शब्द भंडार दरअसल इसका मैचिंग भाषा से होगा। ठीक है, यानी कि ए वाले का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी अगर आप देखेंगे तो मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि जो कोलाहल है, इसका ऑप्शन दरअसल क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय से हो जाएगा। तो डी वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन में यहां पर देखोगे जो कूट आपके दिए गए हैं, कोड जो दिए गए हैं, उनमें से अगर आप मैच करोगे तो ए का 4 तो यहां भी है, ठीक है, ये वाला हो गया, यानी कि 2 ऑप्शन हो आ रहे हैं। इसके अलावा फिर दिया है डी का 2, तो डी का 2 इसमें तो है नहीं, ठीक, बाकी 2 ऑप्शन हमने चूज ही नहीं किया है, तो डी का 2 हो जाएगा ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब मैच कर लेते हैं। अब बी का हो जाएगा 1, बी का 1, यानी कि दूरी का क्या हो जाएगा? दूरी क्या हो जाएगा आपका? संरचनात्मक, ठीक, और सी का क्या हो जाएगा? 3, यानी कि जल्दबाजी का हो जाएगा पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है, ये आपसे पूछा है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए
अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, या तार्किक निर्णय लेने को, या सीमाबद्ध तार्किकता उपागम को, या प्रशासनात्मक निर्णय लेने को। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु। ठीक है, यानी कि डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द यूज ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन टू प्रोसेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन डाटा रेफर्स टू ए वाला, यानी कि अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, यानी कि सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। किसको? यह संदर्भित करता है अंतर्दर्शी निर्णय लेने को। यह पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर कभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होता है, यही होता है अंतर्दर्शी निर्णय लेने को। ठीक है, एक बात मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में आप लोग कोशिश करिएगा कि इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को जो है पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हिंदी इसकी बहुत टफ है, समझ नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि दरअसल इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखते हैं, उसे क्या कहेंगे? ठीक है, उसे क्या कहेंगे? यानी कि शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट, ठीक, अल्पकालिक समायोजनों और दीर्घकालिक संरचनात्मक, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल जो है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज, क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा दरअसल आपका ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्सेस एलोकेटर, यानी कि संसाधन आवंटक हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो विकिरणक होते हैं वो क्या करते हैं, वो दरअसल सामने वाले के अभिवृत्ति में चेंज कर लेते हैं, ठीक, चेंज कर देते हैं। व्यवधान सुधारक क्या होते हैं, ये दरअसल क्या होते हैं, अगर कोई अचानक से कोई समस्या आ गई, इमरजेंसी टाइप की समस्या हो गई, तो उस प्रकार की प्रॉब्लम को सुलझाने में दरअसल व्यवधान सुधारक होते हैं। वार्ताकार जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसको सामने वाले से दरअसल कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसके माध्यम से चीजों को शॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो विकिरणक सामने वाले के दरअसल क्या होते हैं, अभिवृत्ति में चेंज करते हैं। ठीक, याद रखना है इसको। ठीक है, अभिवृत्ति में चेंज। व्यवधान सुधारक, अगर कोई फॉर एग्जांपल अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो उस इमरजेंसी को शॉर्ट आउट करते हैं, व्यवधान को दूर करते हैं। वार्ताकार में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले से बातचीत करते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, बी, यानी कि संसाधन आवंटक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, द्वंद्व समाधान की शैलियों में कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये आपको दरअसल क्या बताना है Which one of the following is known as the avoiding style of conflict resolution? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि क्या दूसरों की कीमत पर अपने हितों की पुष्टि, या दूसरों की रुचियों को संतुष्ट रखना बल्कि खुद की रुचि की उपेक्षा करना, या निर्णय टालने के द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की उपेक्षा करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दोनों पक्षों को त्याग हेतु कहना। तो द्वंद्व समाधान की शैलियों में कौन बचकर निकलने की शैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की रुचियों की अपेक्षा। यानी कि आप निर्णय टाल दोगे, बोलोगे भैया ना, हम जो है इंटरेस्ट नहीं है किसी में, आप निकल जाओगे, बच के निकल जाओगे। ठीक है, यानी कि जब ऐसा होगा तो उस स्थिति में आप दरअसल ये वाला डिसीजन लोगे, यानी कि निर्णय टालने द्वारा दोनों पक्षों की, जो पक्ष होंगे उनकी रुचियों की, उनके इंटरेस्ट को क्या करोगे, आप अवॉइड कर दोगे और निकल जाओगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अब देखो ये सब चीजें तब समझ में आएंगी जब आपको डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन वाला पोर्शन आएगा। तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं आपको कम्युनिकेशन करा दूं, तो शायद चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में तब आएंगी। ठीक है, अभी ऐसे आपको समझ में आएंगे भी नहीं। ठीक है, हालांकि पीओक्यूज कर रहे हैं तो इसको करते जाइए, ताकि अगर पीओक्यूज में आ जाए इन फ्यूचर पेपर में आपके, तो आप उसे कर ले जाओ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबंध होने की आवश्यकता को दर्शाता है? ठीक है, यह आपको दरअसल क्या है बताना है। Which one of the following refers to the need to associate with others? यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सम्मिलित होने की आवश्यकता, वैयक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता, या अनुरक्ति की आवश्यकता। तो इसका
सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि नियंत्रण की आवश्यकता होती है कब? जब निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है, नीड टू एसोसिएट विथ अदर्स। ठीक है, नियंत्रण की आवश्यकता होती है इसमें, रट डालिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, द्वंद्व समाधान में निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में, क्या द्वंद्व संबंधी मुद्दों के बारे में सहमति के क्षेत्रों पर, क्या सहमति के क्षेत्रों पर बल देने और असहमति के क्षेत्रों की उपेक्षा की व्याख्या करता है। यानी कि सहमति के क्षेत्र होगा तो सहमति के क्षेत्र पर बल देगा और असहमति के क्षेत्र पर क्या करेगा? वो उपेक्षा करेगा। तो इसकी व्याख्या करता है कौन? प्रत्याहार, समन, समझौता या मुकाबला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि समन इसका सही उत्तर होता है, बाकी का नहीं होगा। ठीक है समझौता एक अलग चीज है, मुकाबला करेंगे हम लोग। कोई भी अब समस्या अगर आएगी तो उसको हम लोग देखेंगे भाई, उसको हम लोग उससे लड़ेंगे। ठीक है, समझौता कर लेंगे, अलग चीज है, बाकी समन वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहली खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है। ठीक, क्या है क्वेश्चन है कि कोई प्रबंधक, कोई ए व्यक्ति है, ए प्रबंधक है, ठीक है, किसी क्रेता को पहले खरीदी गई, बी क्या है? ये क्रेता है। ठीक है, ये क्या है? क्रेता है, और ये क्या है? ये है प्रबंधक। तो कह रहा है कि कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी गई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है। यानी कि ये कोई वस्तु ले गए थे, अब ये वापस कर रहे हैं, ये लेंगे तो कब? ऑप्शन नंबर ए है योजनाबद्ध निर्णय का, या गैर योजनाबद्ध निर्णय का, या अनिश्चितता का, या फिर बद्धमूलक तार्किकता का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये प्रबंधक से कोई सामान ले गए थे, अब इसे क्या करना है? रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होंगी? पहले से योजनाबद्ध रही होंगी, तभी ये आए हैं और ये इसको वापस कर रहे हैं, ये वापस ले भी लेंगे इसको। बिना योजना के, ठीक है, बिना प्रोग्राम्ड डिसीजन के ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? योजनाबद्ध निर्णय का। ये नहीं कि आप किसी सामान लिए वापस करने के एवी को ले लेगा, पहले से कम्युनिकेट आप कर चुके होंगे, पहले से प्लानिंग आप कर चुके होंगे, तभी सामने वो चीजें हो पाएंगी। ओके चलिए, अब जो है सामने आपके सामने क्या है? एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने जा रहे हैं। यानी कि आप भारत सरकार में क्या हैं? उप सचिव के पद पर हैं और आपके अथॉरिटी में क्या है? 2 तकनीकी सहायकों की क्या करनी है? आपको नियुक्ति करनी है। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए, पद कितने हैं? 2 पदों के लिए, 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। पद टोटल कितने हैं? 2 हैं, और कैंडिडेट कितने हैं? 10 हैं। यानी कि 10 पदों में से आपको 2 पदों पर, 10 कैंडिडेट में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पद के लिए चयन इनका करना है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्यानुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ पूर्व परिचित हैं आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप क्या काम करेंगे? यानी कि आप उप सचिव हैं और वहां पर आपको 2 लोगों का चयन करना है, 10 कैंडिडेट आपके सामने उपस्थित हैं, ठीक है, लेकिन वहीं पर आपके एक कलीग है, एक मित्र हैं, जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि स्टार्टिंग के जो 2 लोग हैं, 2 लोग का जो आप चयन करेंगे, ठीक है, ए माना कि ए और बी का आप चयन करेंगे, तो भाई साहब कह रहे हैं कि आप जो है स्टार्टिंग वाले को, दोनों में से एक को मेरे वाई नाम की संस्तुति आप कर दीजिएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या काम करोगे? अथॉरिटी तो है, तो आप क्या काम करोगे? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि इस मामले को आप अपने वरिष्ठ अधिकारी के सम्मुख लाओगे और उनके मौखिक निर्देशानुसार काम करोगे, या फिर उस वरिष्ठ अधिकारी का अनुरोध मानेंगे जिसने आपसे संपर्क किया था और यह जानते हुए भी कि उनका उम्मीदवार श्रेष्ठतम 2 में नहीं है, उसे वरिष्ठ 2 उम्मीदवारों में संस्तुति करेंगे। यानी कि वह एक तो आपसे बड़े भी हैं, तो आप क्या, उसमें ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन है कि सभी 10 उम्मीदवारों के विवरण की जांच करेंगे और योग्यता के आधार पर निर्णय करेंगे, चाहे अंततः उम्मीदवार वायु का चयन ही हो। इसके अलावा डी, यह देखेंगे कि उम्मीदवार वायु को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाए और उसका चयन कदापि ना हो। आप क्या चूज करोगे? तो अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो आप पाओगे कि आप ऑप्शन नंबर
सी वाला जो है सही उत्तर करोगे, यानी कि सभी 10 उम्मीदवार जो हैं उनके विवरण की आप जांच करोगे, क्या कैसे हैं, उनकी योग्यता के आधार पर निर्णय करोगे, और फिर उसके बाद अगर जो आपके सीनियर ने कहा है कि मेरे एक लोग का चयन होना चाहिए, अगर उनका चयन हो रहा है तो ठीक है, हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगी, उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन आप जबरदस्ती नियुक्ति नहीं करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, आपको दरअसल डिसीजन लेना होता है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है। ठीक है, डिसीजन वाले क्वेश्चन जो है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके एथिक्स पेपर 4 में भी आते हैं। आपके सामने सिचुएशन रखी जाएगी और कहा जाएगा कि ऐसी स्थिति में आप दरअसल क्या निर्णय लोगे। ठीक है, तो वहां पर आपको निर्णय लेना होता है। तो ये सब चीजें तब होंगी जब आप सही ढंग से अपने दिमाग को फ्रेश रखोगे। ठीक है, आपके भीतर नैतिक मूल्य होंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, नैतिकताएं होंगी आपके भीतर। ठीक है, परानुभूति जो है होगी आपके भीतर, इस तरीके से चीजें होंगी, सहिष्णु आप होंगे। ठीक है, तो जो बेसिक जो मूल्य होते हैं वो आपके भीतर होंगे, तो आप डिसीजन बढ़िया तरीके से ले पाओगे। ठीक है, बुनियादी मूल्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस पे, जहां पर आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है, उसका उत्तर लिखना होता है। हर प्रश्न में पैराग्राफ को मैं नहीं पढ़ूंगा, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को पॉज कर करके इसको देखते रहिएगा, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे वीडियो मतलब पैराग्राफ को तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है ध्यान से सुनिए, पैराग्राफ को सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, उसके बाद अपने उत्तर को देखने का प्रयास करिएगा। मैं बस उत्तर बताता चलूंगा आपको, ठीक है, लेकिन अभी यहां पर आपको सही से समझना है। 18 से 21 तक का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको जो है इसका उत्तर देना है। चलिए, पैराग्राफ क्या है कि ईर्ष्या में, अच्छा अभी इसको, अच्छा इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के यानी कि जो कंप्रेंशन वाले होते हैं, इसमें क्या काम करना होता है आपको, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती है। ये टाइम टेकिंग होता है, लंबा समय लगता है। बुद्धिमानी इसमें यह है कि सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है शीर्षक भी पूछ लेगा आपसे, बताओ शीर्षक इसका क्या है, तो अगर पढ़े नहीं रहोगे सही से तो शीर्षक नहीं निकाल पाओगे। और शीर्षक क्या होता है, शीर्षक इसका कोर पॉइंट होता है कि जिस पर पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका क्या होता है, बेस्ड होता है, टिका होता है। शीर्षक निकालना भी कई बार बड़ा जो है क्या होता है, कंफ्यूजन वाली स्थिति हो जाती है कि यार ये वाला करें कि ये वाला करें, क्योंकि पैराग्राफ में कई बार क्या होता है जो सबसे ज्यादा जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसी को निकाल के कह देते हैं कि यही शीर्षक है। ये पहले बचपन में हुआ करता था, ठीक है। अभी इसको आपको निचोड़ निकालना होता है कि दरअसल ये पूरा का पूरा जो स्टोरी जो दी गई होती है, जो पैराग्राफ दिया होता है, उसका निचोड़ क्या, बेस क्या है। जो बेस होता है वही आपका निष्कर्ष होता है, शीर्षक होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए भी आपको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी से आपको उत्तर निकालना होता है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको माइंड को एकदम रिफ्रेश करना होगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में प्रश्नों को नहीं करिएगा, ठीक है। और आसान होते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, एक प्रश्न दिया हुआ है जिसका उत्तर आपके सामने नहीं है और इसमें तो आपके सामने एक तरीके से नकल मार के ही आपको लिखना है, चीटिंग करनी एक तरीके से। पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी से प्रश्न पूछेगा, इसी में से आपको अंतर लिखना है। अब अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को भी नहीं कर पाते हैं तो दरअसल चुल्लू भर क्या होता है वो कहावत, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी गलती ना करें कि जहां पर ऑलरेडी पेपर आउट हो, एक तरीके से समझ लीजिए ये पेपर आउट ही होता है। अब इसमें से भी आप ना कर पाओ तो फिर गलत बात है। ओके, खैर, तो अब हम लोग आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ को और फिर इसके बिहाफ पे हम लोग अपने उत्तर को देखेंगे, ठीक है। ईर्ष्या में प्रत्योनोपादनी शक्ति बहुत कम होती है, उसमें वह वेग नहीं होता है जो क्रोध आदि में होता है, ठीक। ये देखो, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते, तभी हारकर दूसरे की स्थिति की ओर बार बार देखते हैं, ठीक, और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति न होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी रहने पर भी बुरी न दिखाई देती। अपनी स्थिति को ज्यों की त्यों रखकर सापेक्षिता द्वारा संतोष का लाभ करने का ढीला यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं है तो और क्या है। जो वस्तु उज्जवल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वला से कब तक और कहां तक संतोष कर सकते हैं। जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है उसे ना तो नैराश्य और ना ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति के मिलान करने रहने की फुर्सत है। ईर्ष्या कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा।
जिसको ध्यान रखिएगा पॉइंट, ईर्ष्या की सबसे अच्छी क्या दवा है? उद्योग, दवा और उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उसे उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस लाइन को। जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर ईर्ष्या का प्रभाव क्या पड़ता है यह भी देख लेना चाहिए। ईर्ष्या अप्रेष्य मनोविकार है। ठीक है, किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लग जाते हैं। इस लाइन को भी याद रखिएगा। किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते समय देख हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते हैं। अब ये लाइन भी याद रखिएगा कि दूसरे को ईर्ष्या करते देखकर हम उससे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला कि दूसरे को ईर्ष्या करते देखकर हम उससे घृणा करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोगकर हम उस पर क्रोध करते हैं जिससे अधिक अनिष्करणीय शक्ति होती है। अतः ईर्ष्या ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है। इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकृति के कानूनों में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरों को पहुंचाया, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं है। अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है, क्योंकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है। काफी बड़ा पैराग्राफ है, तो अब इसको ध्यान से समझना होगा। अब हम आते हैं प्रश्नों पर। ठीक है, इसको एक बार पॉज करके वीडियो एक बार देख लीजिए अच्छे से कि क्या है, उसके बाद हम लोग प्रश्न को करते हैं। तो बार बार पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम फिर लंबा लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न पूछा है आपसे कि ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है। मैंने अंडरलाइन करवाया था। ठीक है, तो ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कि आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए। बस ये देखो, मैंने आपको यहां पर जो है पैराग्राफ में ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाए। ठीक, चलिए ये देखिए, उद्योग। तो अगर चारों ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सॉरी, ठीक है, ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। चलिए नेक्स्ट है, उपर्युक्त अवतरण के अनुसार, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि जो व्याख्या दी गई है उसके अनुसार ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में अधिक वेग होता है, या फिर ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है, या फिर जो वेग क्रोध में होता है वही ईर्ष्या में नहीं होता है। क्या? जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता है। देखो, इसको भी हमने आपको क्या है कराया है। जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता है। इसको कहीं हमने आपको कराया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा। कहां गया? इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि वो लाइन जो है हमने आपको कहां पर कराई थी। इसको एक बार आप लोग ढूंढ लीजिएगा इसमें से कहां है। फिलहाल अगर आप इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दरअसल क्या होगा कि जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में क्या होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करते हुए फिर इसको ढूंढिएगा। ठीक है, हालांकि मुझे याद है कि लाइन यही सही होगी, बाकी ये वाला ऊपर के दो और ये लास्ट वाला नहीं सही होगा। जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है। क्या? जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे, ऑप्शन नंबर ए क्या है? इतनी फुर्सत नहीं रहती है कि हर काम की हर दम वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करता रहे, या फिर निराश होने का समय नहीं रहता मिलता है, ठीक है, या फिर क्रोध करने से बचे रहने का अवसर मिलता है, या फिर किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा सही। यानी कि जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत क्या होती है? नहीं होती है। यह हो जाएगा इसका क्या? सही उत्तर इसका। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, पैराग्राफ को पढ़िए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। अब बार बार मैं नहीं पढ़ रहा हूं यार, फिर नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख हम बदले में हम क्या होता है? उससे घृणा करने लगते हैं। डी वाला सामने एकदम एग्जैक्ट, इसको मैंने अंडरलाइन करवाया था कि उससे हम क्या करते हैं? घृणा करने लगते हैं। ठीक है, किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम, ठीक है,
अब इसको आप अगर आप जो है फिर से जाइए पहले वाले पैराग्राफ पे, मैंने शायद इसको अंडरलाइन कराया था आपको, ठीक है। ये देखिए, किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करते हैं, दूसरों को ईर्ष्या करते देखकर हम उससे घृणा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। ये देखो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अब फिर से पैराग्राफ आपके सामने आ गया है, इसका उत्तर यहां पर फिर से आपको देना होगा, हालांकि ये पैराग्राफ क्या है, छोटा है। तो फटाफट हम लोग पढ़ते हैं इसको और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ध्यान से प्रश्नों को, मतलब पैराग्राफ को पढ़ना है हमें। चलो, जैसे धृतराष्ट्र ने लौह निर्मित भीम को अपने अंक में भरकर चूर चूर कर दिया था, वैसे ही प्रायः पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है, पर इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूं कि रविंद्र ने प्रत्यक्ष दर्शन ने मेरी कल्पना प्रतिज्ञा को अधिक दीप्त सजीवता दी, उसे कहीं से खंडित नहीं किया, पर उस समय मन में कौतूहल का भाव ही अधिक था, जो जीवन के सैसों का क्या है, प्रमाण है। दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का अवसर सुयोग प्राप्त हुआ, तब मैं अपना कर्म क्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपनी मिट्टी की कुटी में श्यामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्म शिल्पी हो। तीसरी बार उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जीवन की संध्या बेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह यत्नशील देख करके, लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको, कि शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील देखकर ना कौतूहल हुआ ना प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद की अनुभूति से हृदय भर आया। हिरण्य गर्भा धरती वाला हमारा देश भी कैसा विचित्र है, जहां जीवन शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है, वहां वह साधनों की हिमालय खड़ा कर देता है, और जिसकी अंगुलियों में सृजन स्वयं उतरकर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर जाता है। निर्माण की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि शिल्पी, याद रखिएगा लाइन को, कि शिल्पी और उपकरणों के बीच में आग्नेय रेखा खींचकर कहा कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुका। ये जो कवयित्री हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन में देखती हैं, और इससे भाव स्पष्ट होता है कि वो इस बात पे निष्कर्षता इनके बात आती है कि जो साधन संपन्न व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं वो भी अंत में जो है क्या कहते हैं, प्रयास करता है साधनों को जुटाने के लिए। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को देख करके शांति निकेतन में उनके भीतर कई सारी व्याकुलताएं उत्पन्न होती हैं, और उनके आधार पर जो है प्रश्न बनता है कि कवयित्री के आधार पर उन्हें क्या कुछ वहां पर देखा। ठीक है, कि जो है हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, जो इतना बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं प्रयत्न अंतिम समय में अपने करता दिखाई देता है। ठीक है, तो इन्हीं पर प्रश्न है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। प्रश्न क्या है कि गद्यांश का केंद्रीय भाव निम्नलिखित में से किस कथन में है। केंद्रीय भाव यानी कि एक तरीके से निष्कर्ष पूछ रहा है आपसे कि क्या है इसका। तो ऑप्शन क्या है कि महान लोगों को भी सत्कार्य हेतु धन एकत्र करने के लिए भीख मांगना पड़ जाता है। बिल्कुल सही, इसी बात पे तो कवयित्री कह रही हैं, और इसी बात से तो वो व्याकुल हैं कि महान लोग हैं वो भी अच्छे कर्मों करने के लिए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है उनको कर्म करना पड़ता है, उनको कुछ चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है। यही कवयित्री देख रही है इस पूरे पैराग्राफ में, यानी कि अपनी बात को वो समझा रही हैं, यानी कि अपनी बात डिलीवर कर रही हैं। दूसरा, ये गलत हो जाएगा, भारत जैसे विशाल देश में भी शिल्प कार्य के लिए धन की कमी है, ये नहीं होगा, सिंपल से लग ही रहा है। धन के बिना किसी संस्था का संचालन नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। बड़े लोगों को किसी संस्था के लिए धन एकत्र करने में कठिनाई नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल पैराग्राफ का जो निचोड़ है वो क्या है, यही है कि महान लोगों को भी सत्कारी हेतु, यानी कि सत्कार्य कारण हेतु, अच्छे कार्य करने हेतु भीख मांगना पड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को देख करके कवयित्री के मन में दरअसल यही भाव उत्पन्न हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, यही आपको निचोड़ मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। इस गद्यांश के आधार पर, यानी कि जो आपने पढ़ा, तो इस गद्यांश के आधार पर पूछा है कि कौन सा कथन उपयुक्त है। ए, धृतराष्ट्र को भ्रम हो गया था, या कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है,
या सी कल्पना निर्मित शरीर असत्य है और पार्थिव शरीर सत्य है। कबीर रविंद्र के दर्शन से लेखिका का भ्रम मिट गया। इसमें जो अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप सही से समझे होंगे तो आप ऑप्शन नंबर बी वाले को टिक लगाओगे सही, यानी कि कल्पना वास्तविकता के प्रकट हो जाने पर क्या होती है, खंडित हो जाती है। ठीक है, आप कल्पना कुछ कर रहे होते हो, लेकिन जब आप वास्तविकता से परिचित होते हो तो क्या होता है, वो चीजें क्या होती हैं, खंडित हो जाती हैं। मन में कुछ और रहता है कि महान लोग ऐसे होते हैं, अच्छे जो सत्कार करने के लिए ऐसा ऐसा हुआ होता है, लेकिन जब आप रियलिटी से आप परिचित होते हो तो वो चीजें सारी क्या होती हैं, खंडित हो जाती हैं। इसी पैराग्राफ में आपको ये चीजें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। पैराग्राफ को ठीक से पढ़िएगा, आपको उत्तर क्या होगा, मिल जाएगा इसी में से। ठीक है, नहीं तो ढूंढेंगे तो फिर क्या होगा, समय निकलेगा ज्यादा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि और क्या कुछ है इसमें। देखो नेक्स्ट क्या है कि अंतिम बार टैगोर का दर्शन करने पर लेखिका को विषाद क्यों हुआ। ठीक है, यानी कि आखिर उनको इतना टेंशन क्यों हो गया, क्या हो गया, दुख क्यों हो गया। इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा है। बिल्कुल यही तो है, इसीलिए वो टेंशन ले रही, इसीलिए विषाद में थी कि आखिर रविंद्र जैसे यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति को भी संसाधन जुटाना पड़ रहा है अच्छे कार्य के लिए। यही विषाद हुआ कवित्री को, यही पर पूरा पैराग्राफ टिका हुआ है। बाकी के पैराग्राफ अगर आप बाकी के 3 ऑप्शंस को पढ़ेंगे आप तो ये गलत होंगे, यानी कि इसलिए कि टैगोर भीख मांगने पर मजबूर हुए, ऐसा नहीं है। इसलिए कि अच्छे कार्य के लिए भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए कि लोग कला में विशेष रुचि नहीं रखते, ऐसा भी नहीं है। सही इसका उत्तर एग्जैक्ट होगा कि इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक संसाधन जुटाना पड़ रहा है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस गद्यांश में लेखिका पाठकों को क्या बताना चाहती है। ठीक है, आखिर इसका क्या मोटो है, क्या कहना चाहती है लेखिका इस पैराग्राफ के माध्यम से। तो वो कहना चाहती हैं कि कल्पना जगत और वास्तविकता जगत का भेद, ठीक, या फिर रविन्द्रनाथ जो टैगोर जी हैं, ठाकुर जी हैं का संक्षिप्त परिचय बताना चाह रही हैं वो, या भारतवर्ष के लिए शांति निकेतन का अवदान, या फिर टैगोर जैसे कलाकार की वृद्धावस्था में साधनहीनता पर दुख। बिल्कुल सही, यही इसी बात पर सारी चीज पर पैराग्राफ क्या है टिका हुआ है। यानी कि वो दरअसल टैगोर की स्थिति को सामने दर्शाना चाहते हैं कि टैगोर जैसा जो महान व्यक्ति वो किस तरीके से अपने अंतिम समय में संसाधनों को जुटा रहा है और किस तरीके से उसकी स्थिति बनी हुई है। इस पूरे पैराग्राफ में दरअसल कवित्री यही सब चीजें शो करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा पैराग्राफ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक पैराग्राफ आपको यहां पर और मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा, उसके बाद हम लोग शायद हिंदी पे आएंगे। चलिए, इसमें भी आपको 26 से लेकर 29 तक उत्तर देना है। पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। तो भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहां सभी ऋतुएं अपने समय पर आती हैं और पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण वह धरती सस्य श्यामला हो जाती है। क्या धरती क्या हो जाती है? सस्य श्यामला हो जाती है। यहां का नागधीराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहां की नदियां मोक्षदायिनी समझी जाती रही हैं। यहां कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। क्या, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्या कि भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। प्रकृति प्रेम के कारण, किसके कारण? प्रकृति प्रेम के कारण ही यहाँ के लोग पत्तों में खाना पसंद करते हैं। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। सूर्य और चंद्र दर्शन, नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। यहां पशु पक्षी, लता गुल्म और वृक्ष तपोवनों के जीवन का एक अंग बन गए थे। अब ये पैराग्राफ बहुत आसान है, कठिन पैराग्राफ नहीं है। पहला वाला कठिन था, दूसरा वाला उससे आसान था, ये वाला ज्यादा आसान है। कोई रॉकेट साइंस इसमें बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल सा अच्छा सा पैराग्राफ है। फटाफट इसके हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसका उत्तर निकालेंगे। एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करिए और देख लीजिए कि क्या है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो वही चीज कि उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अगर आप पूरे इस पैराग्राफ को पढ़ोगे डिटेल्स में, जो हमने यहां पर आपको पढ़ा, तो कहीं ना कहीं नेचर के बारे में, नेचर
के लव के बारे में, यानी कि प्रकृति प्रेम के बारे में कहीं ना कहीं इसमें बातें बताई गई कि नेचर से कितना जो है अट्रैक्शन होता है लोगों का। वो ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया और प्रकृति के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके बारे में भी इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि क्या क्या प्रकृति की विशेषताएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस किस पे है, नेचर पे है, यानी कि नेचर के लव पे है। ओके, तो अगर आप इसके बिहाफ पे ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें से दरअसल प्रकृति प्रेम यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय के महत्व ऐसा नहीं है, प्रकृति पर ही सारी बातें, ऋतु से भी नहीं है, वृक्षारोपण से भी नहीं है, प्रकृति प्रेम से है, क्योंकि प्रकृति में ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समाहित होंगे। हिमालय का महत्व, ऋतु वर्णन, वृक्षारोपण, सब कुछ जो है प्रकृति प्रेम में क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। तो प्रकृति प्रेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस गद्यांश में सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है, किससे, सस्य श्यामला। ठीक है, इसका तात्पर्य किससे है, हरी भरी घासों से है क्या, हरी भरी फसलों वाली से है, या श्यामल वृक्षों वाली, या हरे भरे वन प्रदेश वाली। इसका हो जाएगा हरी भरी फसलों वाली। ठीक है, हरी भरी फसल, सस्य श्यामला। ठीक है, हरी भरी क्या फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे। पैराग्राफ के बिहाफ पे आपको उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए कि वे संन्यास ले लेते थे, इसलिए जो है जंगल प्रेम रहता था उनको, या फिर इसलिए कि जंगल में फल फूल कंद मूल अधिक मिलते थे इसलिए, या फिर इसलिए कि जंगल में वो निर्द्वंद रहते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इसलिए कि वे प्रकृति प्रेमी थे। हाँ बिल्कुल, वे प्रकृति के प्रेमी थे। हमने आपको कराया था, मैंने कहा था अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रकृति प्रेम के कारण ही सब कुछ सारी चीजें होती हैं। ठीक है, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे, कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेम एक बड़ा कारण था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पूछा है कि गुल्म का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है कि गुल्म का मीनिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए फूल हो जाएगा, बी झाड़, या सी फल, या डी गुच्छा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा झाड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं हिंदी पर आ गए हैं। दरअसल अब आपसे पूछा है कि स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है, बताइए फटाफट। हिंदी तो आपको आनी चाहिए, सीसैट में हिंदी अगर आप अच्छे से कर लेंगे ना तो मामला आपका फिट हो जाएगा, अगर आप खासकर हिंदी माध्यम के छात्र हैं, क्योंकि सीसैट वाले में दो ही प्रकार के लोग होंगे सीसैट में। एक मानविकी विषय वाले होते हैं, आर्ट वाले बच्चे होते हैं, एक साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं। ठीक है, साइंस वाले। ठीक है, तो साइंस वालों की बेसिकली मैथ्स वगैरह अच्छी होती है, इसमें खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले की तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर आप मानविकी विषय के होंगे तो हिंदी वाले पोर्शन को बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, प्लस कम्युनिकेशन वाले सेक्शन को कर लीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग को कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, अगर आपकी हिंदी वीक होगी, या इंग्लिश मीडियम के होंगे खासकर, तो हिंदी को छोड़कर के इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स को कर लीजिएगा, या कम्युनिकेशन को कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे आप जो है अपने पोर्शन को चूज करिएगा और सीसेट को कर लीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको बताना है 30 नंबर क्वेश्चन की स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात स्वतः उत्पन्न, यानी कि स्वयंभू, स्वतः उत्पन्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तल्लीन शब्द का संध विच्छेद होगा, क्या होगा तल्लीन का, तो देखते ही तुरंत आपको उत्तर क्या लग जाएगा, तत् प्लस लीन। क्या क्या हो जाएगा इसका, तल्लीन का तत् प्लस लीन, तल्लीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें संधि शायद व्यंजन संधि होगी, क्या कौन सी संधि होगी, एक बार जरा इसको देख लीजिएगा आप लोग कि तल्लीन में संधि कौन सी है। संधि विच्छेद तो इसका तत्पस लीन होगा, ठीक है, लेकिन संधि विच्छेद कौन सी होगी, कमेंट करके आप लोग प्लीज बताएं कि इसकी संधि विच्छेद इसका क्या होगा, सॉरी संधि इसमें कौन सी होगी। चलिए अब देखो, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अब ऊष्म व्यंजन आपको तुरंत पता होना चाहिए, यानी कि जब आप बोलो तो वहां पर क्या हो, बोलने पर एक घर्षण उत्पन्न हो और घर्षण से एक प्रकार की खास ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक रगड़, यानी कि बोलने पर जब एक रगड़ उत्पन्न हो, ठीक है, और उस रगड़ से क्या हो, एक ऊष्मा जनरेट हो, एक एनर्जी जनरेट हो, दैट्स कॉल्ड ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, पहले आपको तो यही पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे एक ही आपसे ऑप्शन पूछ रहे इनमें से कोई। तो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं आपके कौन कौन से, वो होते हैं आपके स, श, स और ह। तो विकल्प इसके आधार पर विकल्प में ए वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, यानी कि ऊष्म व्यंजन स, श, स, ह होते हैं।
ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। हो सकता है एक ही कोई पूछ ले इनमें से कि बताओ इनमें से कौन सा उष्म है। ठीक है, तो स श ह क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से गलत विलोम कौन सा है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो नीचे साहब देखिए, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, बिल्कुल सही है। भूत का भविष्य होता है, सही है। मुख का वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। प्रवेश का नवेश लिखा है, नवेश नहीं होता, प्रवेश का निषेध होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका उत्तर गलत हो जाएगा, यानी कि गलत युग्म आपको देखना था इसमें से। ठीक है, क्या देखना था, गलत देखना था। तो ये ए वाला क्या है, गलत है, ये वाला रॉन्ग है। बाकी तीन क्या है, ये तीन क्या है, सही है, राइट है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ पूछा है आपसे कि बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, साधुओं की संगत छोड़ देना होगा, या फिर वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, या फिर भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, या फिर गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, यानी कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यानी कि आप आए तो थे क्लास लेने हमारी, लेकिन क्लास तो चल रही है लेकिन आप करने कुछ और लगे। तो आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, यानी कि आए तो थे मेरी क्लास लेने आप लोग, लेकिन पता चल रहा है कि कहीं फोन पर बतिया रहे हो। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर, क्या बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में एक बार ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ लेता है तो ये शब्द याद रखिएगा। ठीक है, कई बार ये नहीं शब्द ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा है कि कौन सा कमल का पर्यायवाची है, नहीं कौन सा नहीं है। तो दरअसल इसमें से जो है राजीव भी कमल का पर्यायवाची है, कुवलय है, अंबुज है, जबकि जलद नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी कि ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अभिकारी जो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं। बहुत सिंपल है, उन वर्णों को सघोष अघोष कहते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए, अब ये सब समझाने वाली बात नहीं, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, सघोष क्या होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो भी वहां पे हिंदी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हालांकि वहां पे जो है टॉपिक इतने नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर वनडे एग्जाम की और तैयारी कर रहे होंगे, जैसा भी SSC से कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, वहां पर हिंदी डिटेल्स में पूछी जाती है, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, क्या जानने की इच्छा रखने वाला। इसके लिए क्या हो जाएगा शब्द, ये कई बार आरओ वाले एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जिज्ञासु, यानी कि जिज्ञासा है आपके भीतर, जिज्ञासु, जानने की इच्छा है। आप सामने क्लास ले रहे हो, आपकी इच्छा होगी यार बताएं सर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब आप सभी को आपके बारे में पता होगा, जिजीविषा, जीने की इच्छा और बाकी सब चीजें आपको देख लीजिएगा। चलिए, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगी। और टास्क आपके लिए है कि आप लोग जो है सारे संधियों को एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन सी संधियां होती हैं, उनके क्या क्या नियम होते हैं, क्योंकि सीसेट में कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपके संधियों से पूछता है कि कौन सी संधि है। तो संधि कौन कौन सी होती है, चाहे वृद्धि संधि हो, आयादी संधि हो, ठीक है, व्यंजन संधि, ये सब आप लोग अच्छे से जो है इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसमें दरअसल जो होता है, जो व्यक्ति होता है कर्म क्रिया में क्या होता है, सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, उसी पर उस कर्ता का जो फल होता है उसी को मिलता है। तो शिशु सो रहा है, इसी में क्या है, अकर्मक क्रिया है। बाकी जो है सब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, यानी कि बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, ये सब नहीं होगा। शिशु सो रहा है, इसमें क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है, 2 होती हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृदंत प्रत्यय दरअसल किसके साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय दरअसल
क्रिया के साथ जुड़ते हैं, याद रखिएगा इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चंस आ गए हैं, यानी कि पैराग्राफ यहां पर भी आता है। ठीक है, इसके बिहाफ पे आपको उत्तर देना होगा। एक बार पैराग्राफ आप लोग अच्छे से एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए, उसको पढ़िए। हालांकि हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। एक बार वीडियो को पॉज करिए और पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़िए अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसके बिहाफ पे आपको जो है उत्तर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइए हम लोग इसको देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या है कि टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज वन मस्ट, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, बताना है, यानी कि आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा कम मिलेगा। टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट है ना, अधिकतम लाभ। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज वन मस्ट फॉलो। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला है रिग्ड फिटनेस रूटीन। ठीक है, हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज, डू हाई इंपैक्ट एक्सरसाइज। ठीक है, या एक्सरसाइज इनफ्रीक्वेंटली, या फिर फॉलो ए गाइडेड एक्सरसाइजेस शेड्यूल्ड। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि जब आप रेगुलर बिहाफ पे अपने चीजों को करोगे, नियमित तरीके से करोगे, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। सेम ये चीज आपकी स्टडी के साथ भी होती है। आपको स्टडी का फायदा यानी कि उसका फल आपको तभी मिलेगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर बिहाफ पे उस चीज को करोगे तब। अन्यथा ये नहीं होगा कि आज बहुत पढ़ लिया फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ के अनुसार जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। पैराग्राफ एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है वर्कआउट इन द पैसेज मीन्स, यानी कि वर्कआउट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप उत्तर को सही देखेंगे तो आप पाएंगे कि वर्कआउट का मतलब होता है ए सेशन ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि शारीरिक जो आपकी एक्सरसाइज होती है, व्यायाम जो होता है वो होता है उसका वर्कआउट का मतलब। वर्कआउट इन द पैसेज मीन्स, यानी कि इस पैसेज में वर्कआउट का मतलब क्या होता है, तो शारीरिक व्यायाम से इसका संबंध है, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका वन फील्स फेडुगेट बिकॉज ऑफ, यानी कि बहुत थकान आप महसूस करते हो कब, जब आप ओवर एक्सरसाइजिंग कर जाते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका सही उत्तर। वन फील्स फेगुटेटेड बिकॉज ऑफ, यानी कि आप बहुत थकान महसूस करते हो जब क्या आप चीजों को एक्स्ट्रा कर ले जाते हो। पढ़ाई में भी सेम यही होता है। हालांकि पैराग्राफ के बिहाफ पे आपको उत्तर देना है तो इसके बिहाफ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका उत्तर जो है आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, वीडियो को पॉज करने के बाद ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा इसमें। चलिए, और ओवरऑल ये पैराग्राफ दरअसल एक्सरसाइज यानी कि जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसी के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, परासरण जिसको बोलते हैं, और ऑस्मोसिस आप लोग को पता होगा, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इसका आप पूछा है कि ऑस्मोसिस, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस का जो रियल मीनिंग है उसका मीनिंग इन चार ऑप्शन में से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसमें से, यानी कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू ए मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब टास्क 2 है आपका कि जाइएगा और तुरंत आज परासरण को, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है। ठीक है, लूसेंट अगर आपके पास साइंस वाली होगी तो उसमें अच्छे से दिया गया है परासरण क्या होता है, और इंटर में अगर आपके पास साइंस बैकग्राउंड रहा होगा, इनफैक्ट हाई स्कूल में भी परासरण, 9th क्लास में भी परासरण पढ़ाया जाता है। अब है कि नहीं मुझे नहीं पता है एनसीईआरटी में, लेकिन पहले से रहता था। हम लोग 8th 9th क्लास में भी इसको परासरण को पढ़ लिए थे इनफैक्ट। ठीक है, मुझे तो लग रहा है शायद 7th क्लास में, हमारे टाइम में 7th क्लास में था शायद। चलिए नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट ए चेंज ऑफ मीनिंग। ये आपको बताना है कि बिना मीनिंग चेंज क्यों है, आपको इसको बताना है इसका मीनिंग। बिसाइड्स बीइंग पुअर ही इज इन डेब्ट। पुअर मतलब गरीब, और डेब्ट मतलब इसका मतलब क्या होता है, रेडी होता है। ठीक है, ये रेडी हो जाएगा, रेडी। तो बिसाइड बीइंग पुअर ही इज इन डेब्ट, बताइए इसमें क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर होगा ही इज पुअर
एज वेल एज इन डेब्ट, यानी कि वो गरीब तो है ही है, साथ ही साथ में वो क्या है, ऋणी भी है। ठीक है, ही इज पुअर एज वेल एज इन डेब्ट, यानी कि वो क्या है, गरीब तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में क्या है, एज वेल एज डेब्ट, ये जो है ऋणी है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही, यानी कि इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following is the correct active voice of the sentences given below? अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता तो यहां पे है नहीं कि इंग्लिश का लेक्चर लेंगे, लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बिहाफ पे अगर आप इसके उत्तर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास सब क्या है। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला। ठीक है, ये आप लोग जो है क्या करिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following is the correct indirect form the sentences given below, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पता होगा। ठीक है, कि किसको सैड टू को किस में कनेक्ट करते हैं, बाकी को किस में कनेक्ट करेंगे, टुमारो जो इसमें दिया है टुमारो को किस में चेंज करेंगे, ये सब आपको ऑलरेडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा किस तरीके से, क्या उसका किसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कब सेकंड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म कब लगाते हैं, किस वर्ड की, ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके बिहाफ पे अगर हम जो देखेंगे, यानी कि अगर इसका इनडायरेक्ट हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दरअसल इसका क्या हो जाएगा, सैड की जगह पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो है टुमारो की जगह पर यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आई टोल्ड यू दैट यू कुड सी माई शॉप नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर क्या, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए which one of the following the correct transformation of the sentences given the below without a change meaning। ठीक है, ये आपको बताना है। none but a fool would say this, बिना मीनिंग के चेंज की हुई आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि ओनली ए फूल वुड से दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही, ए वाला नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। ठीक है, अब ये सब प्रैक्टिस करने की इसमें आवश्यकता है। अगर आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो आप इसको धूमधाम से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंसेस। ठीक है, यहां पे आपको चूज करना है कि इसमें क्या फिल होगा। तो इसमें फिल होगा जॉन गॉट थ्रो द एग्जामिनेशन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यहां पर क्या फिल हो जाएगा, थ्रो फिल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें से बताना है कि इसका सही मीनिंग इसमें, मतलब सही स्पेलिंग इसमें से कौन सी है, करेक्ट वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा कि आपको वर्ड्स मीनिंग पता होनी चाहिए। तो आप एक काम करना कि आप जो है 5-5 वर्ड्स मीनिंग अच्छे से इकट्ठा कर लो, याद करना डेली। तो 5-5 मीनिंग जब आप याद करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता होगा। तो इसमें से जो सही जो इसकी जो इसका वो है स्पेलिंग, इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी कि इम्प्रेस जो होगा ये ए वाली, यानी कि EMBARRASS इसकी सही जो है क्या है, इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, इसमें चिड़ पैदा करना या व्याकुल होना इसकी हिंदी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं ना बहुत आप एम्बेरियस फील कर रहे हो, मन बहुत अजीब व्याकुलता फील कर रहे हो, अजीब लग रहा है, चिड़ हो रही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following would you associate with the word। ठीक है, ग्रीगेरियस करेक्टली, तो इसका क्या हो जाएगा सही, इसका हो जाएगा फॉन्ड ऑफ कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या देखिएगा, चलिए द फ्रेज, आइडमर फ्रेज आपको ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है कि द फ्रेज पाल्मी डेज मींस क्या होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका जो है ये हो जाएगा पाल्मी डेज का मतलब हो जाएगा प्रॉस्पेरियस डेज, यानी कि क्या, अच्छे दिन, एक तरीके से सुखद डे इसका मीनिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका प्रॉस्पेरियस डेज, यानी कि अच्छे दिन, सुखद दिन। ठीक है, मतलब
जो है जो जिसमें आपको खुशी मिल रही हो, प्रॉस्पेरियस डे हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये हो गया हमारा सीसेट यानी कि 2012 का कुछ पीवाईक्यूज, ठीक है, जहां पे लगा कि समझाना चाहिए समझा दिया मैंने। बाकी एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि पीवाईक्यूज से सीधा उठा के कई बार प्रश्न पूछ लेता है। तो अब पूरे सीसेट में जो समझने वाली जो चीज है ना सबसे ज्यादा, वो क्या है? वो है सबसे ज्यादा समझने वाली चीज आपकी कौन सा पोर्शन? कम्युनिकेशन का। किसका? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, मेरे अकॉर्डिंग हिंदी तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से आप लोग, ठीक है। हिंदी जिसकी नहीं अच्छी होगी वो इंग्लिश कर लें, ठीक है। और फिर एक पोर्शन बचता है आपके पास मैथ और रीजनिंग का, तो जिसकी मैथ वीक हो वो रीजनिंग कर ले, जिसकी रीजनिंग वीक हो वो मैथ कर ले, मतलब रीजनिंग अच्छी होगी तो मैथ तो अच्छी होगी, ठीक है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग वाला पोर्शन कर लीजिए, 2-3 प्रश्न उससे भी आते हैं। ओवरऑल अगर आप पाएंगे तो कम्युनिकेशन हिंदी अगर आप कर लेंगे और इंग्लिश अगर आपको आती होगी तो वो कर लेंगे और पैराग्राफ कर लेंगे, तो आप सीसेट को क्रैक कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को सही से सेट कर लीजिए कि किस किस सेक्शन पर आपको फोकस करना है, उसके बाद आप सीसेट को करिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 2012 का पीवाईक्यूज। इसका जो पार्ट सेकंड यानी कि जो रीजनिंग और मैथ का जो सेक्शन बचा है वो सीएम सर आपको कराएंगे, मैं आपको रीजनिंग और मैथ को छोड़ के बाकी सेक्शन कराऊंगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश वगैरह आप लोग प्रैक्टिस घर पे करते रहिए, बस हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग समझते हुए चलिएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिलहाल सीसेट का वीडियो आपको संडे को मिलता रहेगा इसी प्रकार से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।